बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसला पाकिस्तान का इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद हमजा गिलानी। अपडेट मैं आपको दे दूं कि कौमी असेंबली के तमाम हलकों के गैर रकमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान 93 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त हैं। नून लीग का 75 सीटों के साथ दूसरा नंबर है। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 17, दीगर आजाद उम्मीदवारान ने 8, जेयूआई उलमा इस्लाम 4, इस्तेकाम पार्टी और बीएनपी ने 2-2 सीटें जीती हैं। गैर रकमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं और ये इस वक्त कैलकुलेशन सामने आई है। लेकिन बहुत सी सियासी जमातों ने इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है उसके ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है। एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इन जगहों पर मुस्तकिल एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं। अदालत की जानिब भी रुख कर लिया। अदालतों में भी पिटीशन लगाने की तैयारी हो रही है। मुख्तलिफ हल्कों को चैलेंज कर दिया। बड़े बड़े बुर्ज हमने देखा इस इलेक्शन में उलट गए और जो जीते हैं उनकी जो जीत है उसको चैलेंज कर दिया है। जमात इस्लामी धरना दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना दे रही है, आजाद उम्मीदवारान धरना दे रहे हैं, टीएलपी धरना दे रही है। इन सबका स्टेक है। इतना ज्यादा मुतनाज़ा क्यों बना दिया गया है? नताइज इतनी ताखीर से क्यों पब्लिक किए गए और अभी भी फाइनल नोटिफिकेशन का इजरा नहीं किया गया? इंटरनेशनल मीडिया ने भी सवाल उठा दिए हैं। 2018 के इलेक्शन में भी तहफुजात थे, 2024 के इलेक्शन में भी तहफुजात थे और 2013 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी तहफुजात थे। आखिर क्यों इलेक्शन को इतना मुतनाज़ा बना दिया जाता है पाकिस्तान में? अवाम का हक है कि वो अपना वोट कास्ट करे, जिसको चाहे वो मुंतखब करे, जो चाहे अपनी हुकूमत बनाए, लेकिन ये सब नहीं होता हमारे मुल्क में। जमहूरियत हमारे मुल्क में कमजोर क्यों है, ये वजह तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इस पर जो बहुत सारी जमातों को जो तहफुजात हैं और वो जो अब अपना प्लान बनाने जा रही हैं कि वो अदालतों में जाएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और मुस्तकिल अब एहतजाज की फिजा को सामना करना पड़ेगा आवाम को कि भाई अब एहतजाज की फिजा है। कराची के अंदर बड़े पैमाने पर जमात इस्लामी धरना दे रही है, 8 मकामात पर टीएलपी धरना दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान धरना दे रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक फाइनल नोटिफिकेशन के जरा क्यों नहीं किया और जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, क्या पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग हुकूमत बना लेगी, क्या दोबारा से पीडीएम 2 बनने जा रही है? तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे पैनलिस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैफुर रहमान मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान स्टूडियो में मौजूद हैं, बैरिस्टर वक़ार तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान नकवी सियासी और मुआशी तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सब से हम इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूँगा सैफुर रहमान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। सैफुर रहमान, इस इलेक्शन को किस जाविये से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो पाकिस्तान में पहले भी जितने हुए हैं उन पे आवाज़ें भी उठी हैं जी और हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह के इलेक्शन इस दफ़ा हुए हैं तो ये मेरा ख्याल है कि तारीख़ में मेरी जितनी उम्र है जी पूरी तारीख़ देखता रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि 35 साल से 30-32 साल से मेरी ये सियासी मामलात पे नज़र भी है और इन अदवार में मेरी नज़र से तो ऐसे इलेक्शन ना गुजरे हैं और ना मैंने सुने हैं आपने। अलबत्ता ऐसी ज़्यादती जो हुई थी जिसका नतीजा फिर ये निकला कि आपके सामने था कि जो इलेक्शन हुए थे जिसमें हमने बांग्लादेश के मैंडेट को तस्लीम नहीं था किया जी, तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा वक्त में ऐसी चीज़ें तो ना सुनने में कभी आई हैं। अब हम अक्सर और बेशतर सुना करते थे एक फॉर्म 45, आप आम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा जी, क्योंकि ये आम खातिर हुआ करती थी और हम जो इलेक्शन लड़ते रहते हैं, मेरा ये खुद तीसरा इलेक्शन है और मुझे पता है इस हवाले से फॉर्म 45 की अहमियत और दूसरी चीज़ें। अब आप ये देख लें कि मैं अगर अपने हल्के की बात करूं, पूरे पाकिस्तान में एक जैसी पोजीशन थी और स्पेशली कराची में जो हुआ है NA 235 से आप इलेक्शन लड़ रहे थे ना? जी, मैं NA 235 NA 235 से कंटेस्ट कर रहा था जी और मेरे हल्के में जो है वो 96 पोलिंग स्टेशन है। एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो वो 2 तंजीमों के दौरान जो है वो झगड़ा हो गया, आतिशी असला इस्तेमाल हुआ, जिसकी फुटेज आप सब ने वीडियोस देखी, टीवी पे भी चली
और 95 पोलिंग स्टेशन जो कि मेरे हल्के में बहुत कम रजिस्टर्ड वोटर है, तमाम के तमाम का मेरे पास जो है फॉर्म 45 मौजूद है जी 100%। और उस पे जो आ रही है रैंकिंग आ रही है, उसमें अगर आप देखें तो जिस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हक परस के उम्मीदवार को जिसको कामयाब कराया जा रहा है, उनके टोटल वोट जो है वो 2435 वोट हैं, 2435, और 5वें नंबर पे हैं वो। जी और उससे ऊपर जो है वो नून लीग वाले हैं, उससे ऊपर जमाते इस्लामी वाले हैं, उससे ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी वाले हैं, और मेरा मार्जिन उन सबसे ऊपर है। तो उनके 2400 वोट हैं और मेरे 22,000 वोट हैं। आप अंदाजा लगा लें कि 10 गुना ज्यादा है तकरीबन उनसे। और उसके बाद जो है रातों रात इस तरीके से तब्दील किया गया। और फॉर्म 45 आप अगर देखें, ये बाकी जितनी पार्टियां हैं जी उसमें आप पीपल्स पार्टी को ले लें, जमाते इस्लामी को ले लें, नून लीग को ले लें, टीएलपी भी है उसमें, और कुर्सी के निशान पे जो है आल मुस्लिम लीग ने भी वहां से इलेक्शन लड़ा है। जी वो तमाम के पास जो फॉर्म 45 मौजूद है वो हम सब का आपस में मैच करता है। तो फिर और हम अदालत सब अदालत का रुख करेंगे फिर आप? क्या प्लानिंग अब आपकी? अदालत का रुख बिल्कुल करेंगे। और अदालतों का रुख तो हमने पहले दिन से ही, जो भी आईनी इदारे हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान या जो आरओ हमारे लिए तैनात किए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो आरओ हमें तो अपने दफातर में जाने ही नहीं देते थे। जिस दिन इलेक्शन का डे था, 8 तारीख की बात कर रहा हूं, तो रात को जब हम उनके पास पहुंचे तो आपको हैरत होगी, मैं अल्फन कह रहा हूं, कि सुबह 4 बजे हमारी मेरे और वकला की मुलाकात हुई और उसमें भी मुझे नहीं मिले वो। फिर मेरे वकील साहब अंदर गए और उनको जबानी कलामी सिर्फ जो है कहा गया कि सुबह आप आइएगा। और सुबह 10 बजे जब हम दोबारा गए, जी जो नंबर दिए थे उनकी तरफ से, आरओ साहब की तरफ से, उस नंबर पे ना उनसे कोई राब्ता हुआ, ना उन्होंने दरवाजे खोले, और बाहर जो है वो ताकतवर लोग खड़े थे यानी दरवाजों के ऊपर। आपके हल्के में धांधली हुई, मशकूक हो गए, या आपकी निगाह में इलेक्शन? ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज खान फरहान की जानिब मैं रुख करूंगा। इम्तियाज साहब, 2024 के इलेक्शन मशकूक हुए, 2018 का इलेक्शन मशकूक हुए, 2013 में भी हमने ऐसा वाकयात देखे। मसले का हल क्या है? ये क्यों नहीं सुकून के साथ इलेक्शन होता है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप तो ये 3 बताएं। अगर हम अपने नाज़रीन को ये बताएं, जब 1971 में पहला इलेक्शन हुआ था, जी, पहला वो भी कंट्रोवर्शियल हुआ, जो सैफुर रहमान बोल रहे थे, बांग्लादेश बना। उसके बाद इस बीच में भी हुए, फिर लेजिस्लेशन हुई, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। फिर उसके बाद 77 में हुआ, उसको भी तस्लीम किया, और कौमी इत्तेहाद बना एक, उन्होंने तस्लीम नहीं किया। आपस में गुफ्तगू हुई, माशाल्लाह आ गया इस मुल्क में। फिर चलता रहा मामला। 85 में इंतखाबात हुए, जनरल ज़िया-उल-हक ने कराए, 71 वाले याहिया खान ने करवाए। जब 79 ये 85 में हुए तो पहली एंट्री थी बाहैसियत वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब की। उससे पहले ये मिलिट्री उसमें वज़ीर ख़जाना रहे। 85 के बहुत कंट्रोवर्शियल ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन उसको भी तस्लीम नहीं किया था कि ये भी फौजी रिजिम ने कराए हैं सारे, और उसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था। जिस पर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा कहती थी कि 85 के इंतखाबात का बैकआउट हमारा बुनियादी तौर पर गलत फैसला था, लेकिन वो मामला ज़्यादा अर्से चला नहीं। एक 17 अगस्त को एक वाकया हो गया जिसमें ज़िया-उल-हक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, जहां बक हो गए। तो 1988 में इंतखाबात हुए, वो भी तस्लीम नहीं किए गए, और उसमें और बहुत सारे अजीब कंट्रोवर्शियल नारे लगे। उसके बाद सिलसिला आगे चला। 1900 हुकूमत पहले तोड़ दी शहीद रानी की, उसके बाद 1990 में हुए, वो तस्लीम नहीं किए गए। 1993 में हुए, वो तस्लीम नहीं किए गए। 1996 में हुए, 1999 में आके परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। 2002 में हुए, वो आपने देखा कि ज़फ़रुल्लाह जमाली, शौकत अजीज, वो सारा मामला हुआ। 2008 में हुए तो उस वक्त भी था, नून ने और दूसरी जमातों ने तस्लीम नहीं किया। 13 में दहशतगर्दी भी थी, 8 में भी दहशतगर्दी। ये एक तमाम हमारे जो इंतखाबात है पाकिस्तान के ना तस्लीम करने का सिलसिला उसमें मौजूद है। जो हारता है या जो रह जाता है उसके पास भी एविडेंस होते हैं, जो जीतता है, जिसको कहा जाता है धांधली से जीता है, उसके पास भी एविडेंस तो हमारे होते हैं। मुल्क में कंट्रोवर्सी क्यों हो जाती है? देखिए, कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया में होती है। अच्छा। इंतखाबात में पूरी दुनिया में होती है। हिंदुस्तान में कोई निगरान हुकूमत का तस्वर नहीं है। इलेक्शन कमीशन इतना पावर है कि स्टेट्स में एक एक महीने के बाद अनाउंस होते हैं। यहां पर वतीरा यह है तमाम सियासी जमातों का, जिसका जहां असर होता है वो पोलिंग स्टेशन को घेर के खड़े हो जाते हैं।
और मर्जी की अपना रिजल्ट तैयार। और ये मैं आपको फॉर्म 45 के हवाले से बताऊं, ये बहुत सारे हलकों में तहकीकात होनी चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बदमाशियां की है, जिनको जिताया नहीं, उसकी वजह ये कि इन्होंने फॉर्म 45 जिस जीतने वाले के पास है उसी का दस्तखत शुदा हारने वाले के पास भी है। और ये जो सैफुर रहमान एक बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक होगी, जाहिर है वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा उस हल्के से किसी ने अभी तक नहीं कहा कि धांधली हुई है, कि उसके पास फॉर्म 45 मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आरओ की तो बात हो रही है, आरओ के पास तो धरना दे रही है ना, जमात धरना तो जनरल दे रही है, जमात इस्लामी ने हल्के की बात की कहने 235 में उनके साथ धांधली हुई है, जनरल दे रही है। और पीटीआई को उम्मीदवार ने क्लेम किया कि उनको ज्यादा वोट पड़े। हमजा साहब, पीपल्स पार्टी ने भी कल धरना दिया है। जी बिल्कुल धरना दिया है, एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, और 2018 में भी सवाल बिलावल भुट्टो को भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बैरिस्टर बिल्कुल, बैरिस्टर वकास मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये धांधली का कल्चर पाकिस्तान में कब से आया इलेक्शन में? ये धांधली अगर ना हो तो शफाफ इंतखाबात, तो हमारे मुल्क में शफाफ इंतखाबात कभी नहीं हुए, तो ये धांधली का कल्चर कहां से शुरू हुआ है? देखिए जी, एक तो फरहान साहब ने सारी चीजें आपके सामने जो है वो क्रिस्टल क्लियरली एनंसिएट और न्यूमरेट कर दी कि कहां से ये चीजें चलती आ रही हैं और अभी तक हमारे सिस्टम का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा है। अच्छा, जब हम माजी की इलेक्शंस की बात करते हैं और आज के इलेक्शन की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में जमीन और आसमान का इसके अंदर डिफरेंस है। आज की जो आवाम है वो बाशऊर है, वो पढ़ी लिखी है, यहाँ पे सोशल मीडिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ पे फास्ट मोड्स ऑफ लिविंग मैसेजेस है, अवेयरनेस है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर माजी में 10 दिन बाद रिजल्ट आया, 5 दिन बाद रिजल्ट आया, तो आज भी रिजल्ट कंपाइल करना और अनाउंस करना इतना डिफिकल्ट है। एट द स्पर ऑफ मोमेंट, विदाउट लाइंग अ माइक्रो सेकंड, मीडिया की और मीडिया रिपोर्टर्स की, अवाम की, तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं और फिर उनकी जो स्पेसिफिक लोकेलिटी के अंदर जो उनकी यूनियन काउंसिल की सतह पे फॉर्म 45 का जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने और स्पेशली उस स्पेशल एक लोकेलिटी के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है उसका रिजल्ट अनाउंस करना, जिस तरह सैफुर रहमान साहब बात कर रहे थे, अगर 10,000 वोटर है, 15,000 वोटर है, 5,000 वोटर है, तो मैं ही समझता हूँ पंजाब की जिन लोकेलिटीज को हम जानते हैं और स्पेशल यूनियन काउंसिल की सतह तक, वो तो 2-3 घंटे के अंदर आप रिजल्ट कंपाइल करके तो आप उसको भेज सकते हैं मेन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के अंदर। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब आपका दिल ही ना करे और आप रिजल्ट अपने पास रखना चाहिए, इसके अंदर रद्दोबदल करना चाहिए, धांधली की बजाय धांधला करना चाहें, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रेशन है आरओ की। और बिल्कुल पाकिस्तान का जो ये इलेक्शन है, दिस इज द वर्स्ट इलेक्शन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम माजी के साथ जितना मर्जी कंपैरिजन करें, अगर माजी के अंदर कुछ गलत हुआ तो आज भी क्या हमने गलत करना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी भी तुझी नहीं हो सकती। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बैरिस्टर वकास, आपने कहा ये इंतहाई वर्स्ट इलेक्शन है, क्या मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो इलेक्शन है उससे ज्यादा वर्स्ट है? देखिए, वो भी हमारी तारीख का जो एक बदतरीन इलेक्शन था। इससे पहले भी जितनी हमारी असम्बलियां टूटती रही, और फिर आप इससे पीछे चले जाए 1954 से लेकर 1957 तक पाकिस्तान के अंदर जो होता रहा, हमने तारीख को बेहतरी की तरफ लेकर आना है। और बेहतरी की तरफ लाने के लिए मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करी, और अवाम ने जिस तरीके से, देखिए हमने आपने भी जितनी ट्रांसमिशंस की उसमें पब्लिक के अंदर यही अवेयरनेस को प्रिवेल किया कि आप अपना वोट कास्ट करें, इससे ही आप मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं। लेकिन ये लोग जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर ने अवाम के वोट पे डाका डाला, और पाकिस्तान की अवाम के जो आइन के अंदर आर्टिकल 9 से 28 और 28 से 38 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो तब तक इंश्योर नहीं कर सकते जब तक उनका राइट टू वोट उसको इंश्योर किया जा सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अवाम के बुनियादी हकूक के ऊपर बहुत बड़ा डाका डाला गया, बहुत बड़ा डाका डाला गया। कमीशन को भी इसका बिल्कुल देना चाहिए, और जितनी भी पिटीशन चलेंगी, देखिए ये इलेक्शन मशकूक हो चुका है। आल्दो हम 2013 के इलेक्शन की बात करें, बिल्कुल बैरिस्टर वकास आप सही कह रहे हैं। सलमान नकवी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये बताएं कि इलेक्शन में अरबों रुपया खर्च हुआ है, अब इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, सियासी जमातें रोडों पे आ गई हैं, एहतजाज कर रही हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो बिजनेस इंडेक्स है वो हिट होगा, जो एक सरमायादार है उसका कॉन्फिडेंस शेक होगा, फिर G2G गवर्नमेंट्स के जो एग्रीमेंट हुए हैं बैरूनी सरमायाकारी के वो डिस्टर्ब होंगे, ये गैर यकीनी की जो सूरत हाल है इसको आप कैसे देखते हैं? रहीम, देखें, पाकिस्तान की तारीख का ये 12वां इलेक्शन था, और बदकिस्मती से जैसे फरहान साहब ने पूरी हिस्ट्री बताई है, हर इलेक्शन एक नई बात लेकर आता रहा है, और ख़ास तौर पर 2018 में भी
कुछ इस तरह के सिलसिले हुए थे, 3-4 दिन लग गए थे इलेक्शन रिजल्ट आने में, और अभी भी ये सिलसिला जारी और सारी है। देखें, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त ना एडवेंचर की गुंजाइश है और ना एजिटेशन की गुंजाइश है। जिस हालात में, क्योंकि आपने मईशत की बात करी है, आप सिर्फ मईशत को देख लें या सिक्योरिटी इशूज़ को देख लें जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है, और जो मईशत के हालात हैं वो पिछले 10-12 इलेक्शनों में नहीं थे। अभी हालात में बड़ा फ़र्क है। हमें मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, हमें समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। हमें ये इलेक्शन हम क्यों कंपेयर करते हैं 1971 से? खुदा न खास्ता क्या हम उस स्टेज की तरफ जाने वाले? ऐसा ना करें। अगर ठीक है आपका पॉलिटिकल आपका मफादात हैं, मगर उसको मुल्क की मफादात से ना टकराएं। और इस वक्त मुल्क की जो माशी हालात हैं, इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम के मुंतज़िर हैं। IMF का प्रोग्राम अगर हमें मिलेगा तो याद रखें अगले साल 75 अरब डॉलर की पाकिस्तान को सिर्फ कर्जों की पेमेंट करना है। बिल्कुल। और 7,500 अरब रुपए सिर्फ इंटरेस्ट सूद की मत में पाकिस्तान जो भी वजीर आजम बनेगा उसके गले में घंटी पे करना है। यस, अभी इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरी यही होगी कि इस तरीके से एजिटेशन की तरफ ना जाएं। ठीक है, कानूनी हक इस्तेमाल करें, कानूनी रास्ते मौजूद हैं, हाई कोर्ट मौजूद है, उसने फैसले भी किए हैं, हिमायत में भी फैसले करे हैं। कानूनी तरीके से इन चीज़ों को हल करना चाहिए। अच्छा सैफुर रहमान, अब मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगा। ये बताएं कि आज़ाद उम्मीदवारान अव्वल नंबर पर हैं, ज़्यादा नशिस्तें उन्होंने हासिल कर ली हैं, किसके साथ मर्जर करेंगे? किस तरीके से जो दावा किया जा रहा है, बैरिस्टर गौहर ने जो दावा किया कि हम वफाक में हुकूमत बनाएंगे, क्या प्लान है आप लोगों का? अच्छा, एक तो मैं हमजा भाई ये आपको बता दूं, फरहान भाई ने कहा कि किसी पार्टी ने एहतजाज नहीं किया जी। कल पीपल्स पार्टी वहां गई थी, गेट के ऊपर उनको अंदर आरओ ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा था। नहीं, मैंने कहा जमात इस्लामी और PTI दोनों ने एहतजाज किया है जी। एक मिनट, हमने तो किया है, पहले ही दिन हमने तो किया, जैसी सुबह हुई हम चले गए, ना हमें मिलने दिया गया। कल कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया था, हमें कोई नहीं बुलाया गया, कोई हमसे पूछा नहीं गया। हम फिर भी गए, हमारे लोग, हमें गेटों से जाने नहीं दिया गया। हमने दोनों दिन एहतजाज में किया वहां पे इलेक्शन कमीशन के आगे। जमात इस्लामी ने कल एहतजाज किया, आपके सामने है। बाकी जितनी पार्टी तमाम अपना एहतजाज इस टाइप का रिकॉर्ड करा चुकी है। मैं असल में भाई का जवाब देना चाहता हूं जो इन्होंने कहा कि इस वक्त शोर शराबे का वक्त नहीं है जी। अगर कोई डकैती मारता है तो क्या हम इसलिए खामोश हो जाएं कि FIR ना कटवाएं कि चूंकि मुल्क के हालात खराब हैं, या ये डाकू मुझे कल को दोबारा लूट लेगा, या ये डाकू FIR काटने से जो है वो मेरे लिए मजीद खतरात बढ़ जाएंगे, या मेरी फैमिली के लिए खतरात बढ़ जाएंगे। मुल्क एक फैमिली की तरह होता है। देखें, ये मुमकिन नहीं है कि कोई डकैती मारे और आप फिर ये उम्मीद रखें कि आपके वोट पे किसी ने डाका मारा हो और आप चोरों आईनी हक है आपका, बिल्कुल, चोरों और डाकों की हुकूमत बना करके हम ये भाषण लोगों को दें कि इकोनॉमी खराब है, अगर आप शोर शराबा करेंगे तो जब आप चोरों और डाकों को जमा करेंगे और उसके बाद जो हुकूमत बनाएंगे तो फिर उसके नताइज आपके सामने होंगे। जिस 75 अरब की आप बात कर रहे हैं, वो 75 अरब तो पहले ही वो बांट के बैठ चुके होंगे आपस में। और एक और बात आपको मैं बता दूं, आपने मुझसे पूछा, फिर मैं इजाजत भी चाहूंगा आपसे, मैं रास्ते में रुका हूं, आप सफर में हूं, कि आपने कहा कि हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत तो बन गई है, अगर आइन मौजूद है और अगर जो है आइन का तकद्दुस कोई पामाल ना करे तो हुकूमत तो बन गई है PTI की, उसमें तो अभाम रहा ही नहीं है। और मर्जर किसके साथ करेंगे आप लोग? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ करेंगे, जाउला ग्रुप के साथ करेंगे? क्या है आप लोगों का प्लान? ख्याल है कि हमारे दरवाजे उन लोगों के लिए बिल्कुल खुले हुए हैं और हम हमेशा उनके साथ चलें, वहदतुल मुस्लिमीन हों या ये दूसरे हों। हो सकता है बिल्कुल उनके साथ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सियासत में इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन मैंडेट को कोई तस्लीम तो करें। देखें, कराची में जिस तरीके से मैंडेट पे डाका डाला गया है, बिल्कुल, और धांधला गया है, यहाँ तो समझ से बाहर बात हो गई है कि आप देख लें कि जो पिछले 18 के इलेक्शन थे उसी का ही रिकॉर्ड उठा के देख लें, फिर उसके बाद बाय इलेक्शन हुए उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो जिनका नाम और निशान तक नहीं है, दूर दूर तक उनका वो नहीं है, आप उनको हलकों का रिकॉर्ड तो आप उठा के देख लें, ये पिछले कई अदवार का, तो आपको पता लग जाएगा। मेरे अपने हलके में आप खाली देख लें कि जिस शख्स को 2433 वोट मिले हैं उसको 22,000 वोटों के ऊपर तरजीह दी जा रही है। तो अब आप उसका किरदार देख लें, उसको देख लें जरा उठा करके कि क्या ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से ये दिया गया। पूरी कराची में ये हुआ है, लाखों के वोट को तब्दील के जो है वो हजारों में तब्दील कर दिया है, लाखों को, और हजारों वोटों को जो है
वो कई 100 में बदल दिया गया है। तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है रियासत इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। और अगर हम समझते हैं कि रियासत माँ है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस माँ को जो है सबके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। और ये जो गुड और बैड का सिलसिला है, ये जब तक बंद नहीं होगा, हम अगर पिछले अदवार इलेक्शनों पे आवाजें उठती हैं जी। उस पे उंगलियां भी कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मुल्क में 2018 के जो इलेक्शन थे उससे आप मुतमईन थे? इलेक्शन डे से 2018 में जो नताइज आए थे इलेक्शन के, उससे आप मुतमईन थे सैफ साहब? मैं तो इस दफा भी इलेक्शन डे के काम के हवाले से बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो जो चीजें हमारे पास इलेक्शन डे आई है उससे कोई तस्लीम नहीं कर रहा। यानी 2018 और 2024 दोनों के इलेक्शन से आप मुतमईन नहीं थे नताइज से? देखें, मैं 18 के भी मुतमईन था उससे, और इस वक्त भी जिस दिन जब तक इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त मैं मुतमईन हूं। लेकिन उसके बाद जब ये लेके गए हैं जी, और ये जो तब्दील किया गया है नतीजा, ये जो फॉर्म 45 है उससे तब्दील किया जा रहा है, ये नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, हम तो उससे मुतमईन नहीं है। नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, जीते हुए लोग हार रहे हैं और हारे हुए लोग जीत रहे हैं। इम्तियाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या समझते हैं कि धांधली जो मुख्तलिफ हलकों में हम देख रहे हैं जो कि हुई है, और नताइज जो लेट आए, उसके बाद फिर जब लेट आए तो नताइज तब्दील हो गए गैरत में गैर सरकारी, तो इसको आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं? वाकई में धांधली हुई है हलकों में, या आप समझते हैं कि नहीं एक का दुक्का शिकायतें हैं? इसका सीधा सा फार्मूला कर लें। 2018 में कई एक कराची से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली थे, उनके हाथ में कुरान शरीफ रखें एक हाथ में, दूसरे हाथ उनका उनकी औलाद के सर पर रखें, और उनसे पूछें वो कैसे जीत गए थे। कि वो खुद सुबह उठ के कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं है हम कैसे जीत गए। ये एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कई एक की बात कर रहा हूँ। उनको ऐसे करके इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि जनाब वो कैसे जीत गए थे कराची के अंदर। दूसरा ये बड़ी बात मुश्किल से है, तक दी आपने। इम्तियाज साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इम्तियाज खान फरहान, ये बताएं कि बड़े बड़े बुर्ज उल्टे इस इंतखाबात में, और अब बड़े बड़े जो बुर्ज हैं जो जीते हैं उनकी सीटों को चैलेंज कर दिया है, अब मामलात अदालतों में जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि ये तो अभी लंबा सिलसिला चलेगा? हो सकता है अदालत अगर रिकाउंटिंग कर दे तो जो जीते हुए हैं वो हार जाएं, जो हारे हुए हैं वो जीत जाएं, तो इस पर क्या कहेंगे? हमजा पहले एक और बात बताते चलें अपने नाज़रीन को, जैसे कि जो फैसला पाकिस्तान का, ये जो एक हमारी ट्रांसमिशन है न्यूज़ वन की, जो कि एक वन नेशन वन वॉइस वाली है, जो एक कौम एक आवाज़, तो उसमें हम तमाम थॉट्स जो हैं उसकी बात को पेश करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन के पास तमाम इंफॉर्मेशन हो, आइज़ में भी हो, नोज़ में भी हो, न्यूट्रल भी हो। तो जो जो थॉट पब्लिक में आ रही है, किसी इदारे में आ रही है, कोई पॉलिटिशियंस में आ रही है, तो वो हम सब आप और हम मिलके पेश करते हैं। बाज़ औक़ात उसमें हमारे आपस के बातों के अंदर वो कंट्राडिक्शन नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन होती है नाज़रीन के लिए कि एक इंफॉर्मेशन अगर ये है तो दूसरी इंफॉर्मेशन ये, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो एग्जामिन कर सके, माइंड एक्सरसाइज भी कर सके और वो भी कर सके मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। जो ये बुर्ज उलटने वाली बात कर रहे हैं, ये भी हर इलेक्शन में होता है। नहीं, वो तो होता है। भुट्टो साहब का एक करिश्मा आया था तो बड़े बड़े बुर्ज उलट गए थे, ऐसे ऐसे जागीरदार, सरदार, वडेरे सब उड़ गए थे, और मिडिल क्लास के लोग सामने निकल के आए थे। और वो आई थिंक 88 का इलेक्शन था कि जब परवेज अली शाह, उस वक्त उनका कोई पॉलिटिकल इतना बड़ा कैरियर भी नहीं था, परवेज अली शाह जिलानी, उन्होंने मुकाबले में हज़रत मोहतरम पीर पगारा जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, वो नहीं कामयाब हो सके थे। तो जब मीर का न पीर का वोट बेनज़ीर का एक नारा आया था, और इसके बाद ये सिलसिला चला है। जब नवाज शरीफ 85 में आए थे निकल के, तो 85 में मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत सारे नए नए कैंडिडेट जीत कर आए थे, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हार गए थे। इसी तरह बाद में जो सिलसिले चले उसमें ये आए। अब जैसे पीटीआई का एक आया, उसके अंदर ये मामला आया कि भाई उसमें कई एक नए नए चेहरे आए, जो बड़े बड़े थॉट के लोग थे वो नहीं हो सके। लेकिन ऐसा सिर्फ पंजाब में हुआ और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, सिंध में इस तरह का कोई मामला हो नहीं सका। कराची में एक मामला आया था 2018 में, वो भी कंट्रोवर्शियल था, वो भी नशिस्तें उस वक्त एमक्यूएम नहीं जीत सकी थी। बिल्कुल वही बात कर रही थी जो सैफ आज बात कर रहे हैं, उस वक्त एमक्यूएम के लोग ये बातें किया करते थे, वो भी इस तरह किया करते थे। और 2018 में अगेन, ये पिछले प्रोग्राम में भी कल आई थिंक मैंने ये कहा था कि 2018 के इंतखाबात में ये तय पा गया था, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें हल्फ नहीं लेना चाहिए असेंबली के अंदर। जो सलमान नकवी साहब बात कर रहे हैं ना
देखिए इस वक्त पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान है इंशाल्लाह रहेगा, ये कोई कुछ भी कर ले पाकिस्तान ने रहना है, पाकिस्तान के इदारों ने भी रहना है। ये ऐसे नहीं होता कि जी मैं अगर कहीं नहीं हूं तो कोई पाकिस्तान ही ना चले। तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि ओथ ना लिया जाए, उस वक्त यही आसिफ जरदारी थे और यही शहबाज शरीफ थे, इन्होंने फैसला किया नहीं, जिसपे नाराज भी हो गए थे मौलाना फजलुर रहमान के असेंबली में हम जाएंगे, असेंबली के अंदर अपना मुकदमा लड़ेंगे, असेंबली के अंदर जाएंगे। उस वक्त भी क्या एक जमात ने पार्टी हुकूमत बना ली थी, उस वक्त भी PML क्यू MQM MWM बाप पार्टी 5-6 पार्टियां शामिल की गई थी PTI के साथ। और उस वक्त आजाद, अभी आप जाएं गूगल सर्च करें और आपको पता चलेगा 16 आजाद उस वक्त मुंतखब हुए थे। वो 16 आजाद किधर गए थे नहीं, और कैसे गए थे, बिल्कुल। तो ये जो सलमान नकवी साहब एक बात कर रहे हैं, हमें टॉप 2 मैं कहता हूं सबसे पहले पाकिस्तान में चैलेंज हो रही है, ये होनी चाहिए, जो चैलेंज हो रही है हमेशा होती है। मैं ये कह रहा हूं कि अब ये इतना मुतनाजा जो इस इलेक्शन को बनाया गया है, अब उसके बाद जो ये फेज शुरू हुआ है अदालतों का एहतजाज का, ये तो नहीं होना चाहिए। भाई साहब एक बात सुने, ये हुआ है माजी में, हमजा साहब मैं आपको बताऊं, ये माजी में हुआ है, ये हुआ है, मैं आपको नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये आपसे सवाल है। नहीं, इस मुल्क अगर ये ना हो तो ज्यादा बेहतरी है, मेरे भाई होता तो अच्छा होता। हमजा गिलानी साहब इस मुल्क का डिप्टी स्पीकर, जिसने नो कॉन्फिडेंस गैर आईनी तौर पर उड़ा दी थी, सूरी साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि गैर आईनी तौर पर उड़ाई थी, वो इस्तीफे पे नहीं चले थे क्या? उनका इलेक्शन चैलेंज नहीं हुआ था क्या? उनको नहीं कहा गया था? वो भी चले थे 4.5 बिल्कुल, मैं इसी सवाल आपके इसी जवाब को मैं सैफुर रहमान से जोड़ रहा हूं। सैफ साहब, जैसे इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो मामला था, फिर वो जो कोर्ट से जो आया था ऑर्डर, फिर उसके ऊपर वो स्टे मिला उनको, उन्होंने इसके अलावा भी MLC डिप्टी स्पीकर पॉपुलर है, इसलिए मैंने कोर्ट किया। और भी इस पर आप क्या कहेंगे, इनको क्या जवाब देंगे, क्या राय आपकी? मुझसे कह रहे हैं? जी सैफुर रहमान, मैं आपसे मुखातिब हूं। किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे भाई के रात को कितने बजे अदालत लगी थी, तो वो किसी से ढकी छुपी बात है। और ये साहब जो बात कर रहे थे, इन्होंने नहीं देखे वो हालात के किस तरह अदालत लगी थी और किस तरह फैसले हुए थे। अदालत की बात नहीं कर रहे सैफ भाई, उनका जवाब मुकम्मल हो रहा है। नहीं, उनका जवाब दूसरे, आपने अपनी बात मुकम्मल की, उनको अपनी बात मुकम्मल नहीं। देखिए बात दूसरे ट्रैक ताकि फिर बात आगे बढ़ सके। मैं इंतखाबात के चैलेंज की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा, नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, इंतखाबात के चैलेंज की बात कर रहा हूं मैं। जी सैफुर रहमान जी, मैं असल में आपको ये कह रहा हूं कि देखें, ये चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि किसी जगह मतलब रेकिंग नहीं हुई होगी या धांधली पिछले अदवार में नहीं हुई, मैं ये तो नहीं कह रहा आपसे जी, लेकिन मैं आप जाती तौर पे ये हल्फ उठा सकता हूं और उठा रहा हूं मैं आपके सामने कि 2018 का इलेक्शन मैंने लड़ा है और मुझे जितने वोट पड़े, मैं हल्फन आपको कह रहा हूं कि एक भी वोट मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी ने जाली डाला और मेरी बड़ी तरफ बात से कर मेरी दी, बिल्कुल बड़ी, ये इम्तियाज साहब भी तो बड़ी बात करती, जाती तौर पर हल्फ उठा रहे हैं अभी। जी, जाती तौर पे ये हल्फ उठा कि मैंने नहीं, मेरे किसी वर्कर नॉलेज में ही नहीं है कि उसने कभी डाला हो 18 में और हमें बताया हो कि जी फलानी जगह हमने वोट डाल दिया और इस तरह हुआ है। लेकिन देखें 2018 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त तरीका मुख्तलिफ थी। वो तरीका वारदात ये थी कि शहर में जो है ना, रोजाना जो है बोरियों से लाशें बरामद होती थी और वो जो है किस तरह करते थे, मुझे उस वक्त भी भारी वोट पड़े थे और तरीका वारदात ये था कि वोटों पर डबलिंग वो लगा करके आपके वोट कम कर दिए जाते थे और 2 दिन के लिए रिजल्ट रोक करके नताइज सिविक सेंटर ले गए थे और उसके बाद उर्दू साइंस कॉलेज, और उसके बाद 2 दिन के जब नताइज जारी किए गए तो वो सबके सामने थे। 2018 से है ये बात। अब जो तरीका वारदात है वो बड़ा मुख्तलिफ है। बिल्कुल, आप कैसे इसको पाएंगे? एक फॉर्म 45 है जिसे रियासत का इदारा, इलेक्शन कमीशन, उसके मुतय्यन करदा RO, उसके मुतय्यन करदा प्रिजाइडिंग अफसरान अब पोलिंग एजेंटों को देते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, और किसी एक पार्टी को नहीं कि PTI को देते हैं। और किसी एक हल्के में इलेक्शन नहीं हुआ कराची का, कई 20-21 हल्कों में 22 हल्कों में इलेक्शन कराची का सिर्फ हुआ है। उसमें जितने लोगों को देते हैं, वो जितने फॉर्म 45 दिए गए हैं वो आम पार्टियों के दरमियान आपस में तो मैच करते हैं। अब ये देखना है कि जो अब नया फॉर्म 45 ये निकालते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि इस सफेद झूठ को छुपाने के लिए किसी चीज का सहारा तो इनको लेना पड़ेगा। वो किसी और से मैच नहीं करता सिवाय उस कैंडिडेट से कि जिसका ग्राउंड के ऊपर सिरे से ना नाम है ना निशान है, सिवाय उसकी पहचान आपके सामने है कि उनकी पहचान क्या है। जब से वो आए कल से ही
तो वही चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं कि फौरन जो है मोहल्ले इलाकों में लोगों को, मेरे अपने हल्के में आप यकीन करें 2 नौजवानों को, मेरा एक वो है जीवानी UC2 है, वहां पे एक स्कूल है, उसके ऊपर कैंप के ऊपर फायरिंग कर दी। 2 नौजवान, सुबह में एक की अयादत करके आया हूं और एक जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजरा, किसकी जानिब साल में पड़ा हूं। किसकी जानिब से फायरिंग की गई तो आपको पता नहीं है कि इस वक्त किसकी जानिब से की जा सकती है। यानी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से हो सकता है कि ये मामला हुआ हो, आप ये कह रहे हैं? हाथ है जो ताकतवर है वही कर सकते हैं। अच्छा, हम कमजोर आदमी तो। यानी आप कह रहे हैं कि 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं इसमें सियासी और सरकारी धांधली उरूज पड़ती, और ऐसी धांधली माजी में हमने कभी भी नहीं देखी, आप ये कहना? जो इस वक्त जो चीजें जिनके ऊपर किसी का हाथ है या जिनको जो है इस वक्त ताकत बख्शी जा रही है, वही सब कुछ करते फिर रहे हैं हर जगह पे। हमें तो यही सुनने को मिल रहा है लोगों से। सही है। बैरिस्टर वकास, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सियासी और सरकारी धांधली देखी गई 2024 में, इंतहाई वर्स्ट इलेक्शन हुए। अब हुकूमत किसकी बनने जा रही है, आपका क्या तज्जिया है? क्या नवाज शरीफ MQM के साथ मिलकर और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर बनाएंगे, या फिर पीपल्स पार्टी MQM और नवाज शरीफ एक पेज पे दोबारा से जमा हो जाएंगे और PDM2 बनकर उभरेगी और एक नई हुकूमत बनेगी? क्योंकि नवाज शरीफ ने तो कहा है कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो भी मामलात हैं उसके अंदर मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूं। मुस्लिम लीग नून मैदान में आ गई है, क्या कहते हैं, आपका क्या तज्जिया है? भी बन जाएगी, वफाक में भी वो लोग बैठेंगे और कहीं ना कहीं बलोचिस्तान में भी। मैं समझता हूँ कि अगर ये सिनारियो बनता अनफॉर्चुनेटली, तो शायद वो PTI के जो वोटर सपोर्टर थे, जो उनके अंदर एक मोटिवेशन थी और जो एक साफ शफाफ निज़ाम की बात करते, तो फिर तो अगर माजी के लोगों के साथ बैठते तो हैरानगी और चंभे की बात होती है, शायद मायूसी का भी सामना करना पड़ता वोटर सपोर्ट। दूसरा जो अलायंस हमने रिसेंट टाइम के अंदर देखा, अब जो 1.5 साल की इनकी हुकूमत रही थी, यही अलायंस चला था, और ज़राए तफन्नुन भी ये बातें की जा रही है जो बार बार हम कब बोल रहे हैं कि आगे बढ़ाना है इस निज़ाम को, और कहा यह जा रहा है मजाक में कि आधे दिन के लिए आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो जरदारी साहब को बना दो, आधे दिन के लिए नवाज शरीफ साहब को बना दो। बड़ी मशकूक सी सूरत हाल है। अगर आप ये पिछले जो 18 महीनों का कंपैरिजन करें, वहां पे जिस तरीके से अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे और जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे, और उन्होंने भी शायद इक्तदार की हवस में ये सारी चीजें कर ली, और आज जिस सूरत हाल पे, जिस नगर पे या डगर पे नून लीग खड़ी है, अगर वो 1.5 साल की हुकूमत ना करते तो शायद PTI को बड़ा टफ टाइम फेस करना पड़ता। हाँ साहब, अगर बिहाइंड दी बार ना होते, वो प्राइम मिनिस्टर होते और ये इलेक्शन जो थे वो हो जाते और नून लीग जो थी वो दीवार के साथ ही लगी रहती, नवाज शरीफ बैरून मुल्क होते, तो आज हालात वाकयात यकसर मुख्तलिफ होते। जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर ये PDM2 बन भी जाती है तो मेरा ख्याल है इन सारी चीजों का बेनिफिट जो है, जो आपने बात की कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये एक बड़ा मुश्किल और कठिन जो मरहला है। इसमें अगर नून लीग आ जाती है वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए और प्रेसिडेंट बन जाते हैं आसिफ अली जरदारी या उनकी पार्टी की तरफ से कोई, तो मैं समझता हूँ कि इतने गंभीर और नामसाइद हालात के अंदर परफॉर्मेंस देना, डिलीवर करना, और खासतौर पे इत्तेहादियों की बैसाखियों पे खड़े होने वाली हुकूमत, चाहे वो PTI की हो, चाहे ये हो या माजी की हुकूमतें हो, उसके अंदर वो कुव्वत, उसके अंदर वो तवानाई, वो स्ट्रेंथ नहीं होती। और जब चाहते हैं हम देखते हैं कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उनके नीचे से ये बैसाखियां निकालते हैं और हुकूमत जमीन पे घिर जाती है। एक बात मैं जरूर करूंगा हमजा साहब, चूंकि मेरा ताल्लुक सियालकोट से, मेरी नेटिव सिटी है, बार बार हम धांधली की बात कर, अनफॉर्चुनेटली सियालकोट में भी बड़ी धांधली हुई है, शहर के सियालकोट में भी बड़ी धांधली हुई है, ख्वाजा आसिफ बड़ी धांधली हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब 5 जो MNAs के हलके थे, 5 हलकों के अंदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो बहुत आगे नहीं बल्कि बहुत आगे जा रहे थे। उनमें से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता और 4 जो कैंडिडेट्स में से हाजा आसिफ साहब भी जीत गए और दीगर 3 जो MNA के कैंडिडेट्स थे। और फिर उसके बाद जो नीचे नशिस्तें थी, 10 MPS की नशिस्तें, वो भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हार गए। और ये बड़ी हैरानगी और चंबे की बात थी कि 9 साढ़े 9 बजे तक जब तक रिजल्ट नहीं रुका था तो 99% ये लोग जीत रहे थे। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट होल्ड किया गया और अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें टर्न डाउन, स्ट्राइक डाउन कर दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चैलेंज तो करती है ना, उनकी जीत को तो चैलेंज कर दिया ख्वाजा आसिफ की, बिल्कुल जीत को चैलेंज कर दिया गया। और इसके अलावा जितनी ये यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली के हलकों के अंदर नताइज दिए गए हैं, वो भी सारी चीजें इलेक्शन कमीशन में भी चैलेंज कर दी गई, चूंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी ये चीजें चैलेंज की जा सकती हैं। हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 137, 130, 143, 45 और 44, ये 4 रेलिवेंट प्रोविजंस हैं जिसके तहत ये लोगों ने मूव किया। कुछ हाई कोर्ट चले गए 199 के तहत,
तो मैं ये समझता हूँ मुल्क भर में कि ये चैलेंज सारी की की जा सारी रही हैं सीटों को, जीत मशकूक हो गई है, मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में पिटिशन दायर हो रही हैं। सलमान रुखी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। 16 माह पीडीएम ने गुजारे, बदतरीन मुआशी हालात, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे गया, स्मगलिंग कल्चर आम हुआ, पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली गैस महंगाई होश रुबा इजाफा हुआ, कर्जे बढ़ गए, स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गई, सरमायाकारों का एतमाद मुस्तकिल शेक होता रहा और फिर सरमाया मुल्क से बाहर चला गया, जीडीपी हमारी गिर गई, हमारा पूरा जो मुआशी पहिया था वो मुंजमद हो गया। फिर मिफ्ता इस्माइल को उठाया, इसाकदार आए, उनकी जो स्विचिंग थी उसने हमारे मुआशी मसाइल मजीद बढ़ा दिए। आखिरकार हम IMF के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। IMF ने तारीख में पहली दफा सख्त शराइत रखी पाकिस्तान के सामने और पीडीएम ने उसको मनवन तस्लीम किया। अब पीडीएम 2 बनने जा रही है, फिर IMF का सामना है और IMF अब जो शराइत रखेगा वो कहा जाता है कि किसी के सामने इतनी सख्त शराइत नहीं रखी। तो आप समझते हैं कि पीडीएम 2 IMF के प्लान में जाकर इतनी सख्त शराइत के ऊपर मनवन अमल करके आवाम को रिलीफ दे पाएगी? हमजा ये भी इनसे पूछ लें कि जो पीटीआई के दौर में IMF से माहिदा किया गया था उसमें सख्त शराइत जी वो भी मैं पूछूंगा, पहले मैं ये सवाल ले लूं, ये बड़ा अहमियत का सवाल है, इस जवाब के बाद फिर मैं ये सवाल ले लूंगा, ये बड़ा अहमियत का सवाल है क्योंकि इन 16 माह में मुल्क का जो पहिया था ना, मुआशी पहिया, वो मुकम्मल तौर पर उसकी हवा निकल गई थी। इम्तियाज साहब जी, सलमान साहब देखिए जी, पिछले 4 साल का, आप सिर्फ 15-16 महीने का करते हैं तजिया, लेकिन 4-5 पहले पीडीएम के जो 16 माह में उसकी बात करूं तो उनके पीडीएम 2 बन रही है। यस जी, अगर मुमकिन तौर पे बहुत ज़रूरी है 4-5 साल का तजिया करा जाए, एक 16 महीने नहीं। वो तसलसल था, मईशत मुसलसल ख़राब हो रही थी, IMF के प्रोग्राम को एक तरीके से डिनाई करा गया था, पेट्रोल की कीमतें कम करी गई थी, IMF नाराज़ होकर चला गया था और उसके बाद से डॉलर दौर में गया था। ये पिछली हुकूमत जो पीडीएम से पिछली हुकूमत थी उस दौर में इस्माइल आए, फिर उन्होंने भी IMF का एग्रीमेंट जो है वो फुलफिल नहीं किया जिस पर IMF नाराज हुआ। पीटीआई की हुकूमत में ये सिलसिला शुरू हुआ था, दोनों हुकूमतों ने IMF की बात ना मानी। IMF उसके अलावा बेतहाशा 4-5 साल में बिल्कुल ऐसी गलतियां हुई हैं जो मईशत को लेकर डूबी हैं। और इस वक्त अब जो ये 3 महीने की जो केयर टेकर गवर्नमेंट गई थी, इसने कदरे हद तक जो है उन चीजों को कंट्रोल किया, संभाला और IMF का एक प्रोग्राम न सिर्फ उन्होंने अप्रूव कराया बल्कि दूसरे प्रोग्राम की दाग बेल भी डाल दी गई। इन लोगों को यह मद्देनजर रखना चाहिए कि असल इलेक्शन IMF का वो प्रोग्राम होगा जो 3 साल के लिए साइन करा जाएगा और IMF यकीनन एक समझदार और मजबूत हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहेगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक ये कहना कि FIR काटी जाए अगर घर में, तो मैं नहीं समझता। देखें जो हालात हैं उसको इससे कंपेयर करना थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं नहीं समझता। आप समझते हैं सलमान साहब, हालात को कम अज कम जानना चाहिए। देखिए बेहतर होना, 75 अरब डॉलर देने, GDP हमारी 2% पे, अभी गैस, बिजली, पेट्रोलियम लीवी, इन सब में इजाफा होगा तो पीडीएम 2 या कोई सी भी हुकूमत बनती है अवाम को रिलीफ दे पाएगी। एजिटेशन या एडवेंचर से हालात अच्छे नहीं होंगे, नहीं रिलीफ मिल सकता, मुमकिन नहीं है, ये और प्रॉब्लम में जाएंगे। आज अवाम अगर जिस हाल में है उसका मदावा करा जाए। पीटीआई की अभी कोई पोजीशन इतनी खराब नहीं है। आई डोंट नो कि ये क्यों 93 या 94 सीट्स हैं। बहुत शुक्रिया सलमान पार्टी से मुज़ाकरात, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। यहाँ पे प्रोग्राम जो है उसका वक्त खत्म हो रहा है। बैरिस्टर वकास, ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज खान फरहान, सैफुर रहमान, आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया। लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।